नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। अभी तक हम लोग 650 सवाल कर चुके हैं। आज करेंगे 651 नंबर सवाल से। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है एक पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना जो है एस.एन. बनर्जी ने किया था। किसने किया था? एस.एन. बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी ने किया था। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा भी दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि करो या मरो का मंत्र या फिर नारा किसने दिया था। तो ये महात्मा गांधी ने दिए थे। किसने दिए थे? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 को, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। तो बारदोली सत्याग्रह। ठीक है। याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी बारदोली सत्याग्रह के दौरान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल बोल रहा है, सवाल है दोस्तों कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों अहमदाबाद। यानी कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है। तो ये स्थित है अहमदाबाद में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि त्रिपुरा संकट की समाधि के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। त्रिपुरा संकट की समाधि के बाद कांग्रेस का जो अध्यक्ष है किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो महात्मा गांधी ने। ठीक है। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। किसने दिया था सुझाव? तो महात्मा गांधी जी ने दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो चौधरी रहमत अली ने किया था। याद रखिएगा कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए, यानी कि अलग राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो ये दोस्तों कपाल कुंडला। याद रखिएगा कि कपाल कुंडला जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। बाकी चित्रा या फिर चित्रांगदा ये क्या है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर की है, नहीं है कपाल कुंडला। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो वह था दोस्तों लॉर्ड लिनथीगो। याद रखिएगा कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड लिनथीगो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। देखिए सवाल बोला 263 नंबर सवाल। सवाल है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे। एक बार बने थे। कब बने थे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन। ठीक है। कब बने थे? बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में 1924 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने थे। ठीक है दोस्तों, कब बने थे? 1924 में। चलिए कौन सा अधिवेशन? तो बेलगांव अधिवेशन। नेक्स्ट है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो भगत सिंह ने। ठीक है। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अच्छा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था। तो 23 मार्च 1931 को। याद रखिएगा
23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। खुदीराम बोस की मृत्यु कब, इसको फांसी कब दिया गया था खुदीराम बोस को, तो 1908 को। याद रखिएगा कि खुदीराम बोस को फांसी 1908 में दिया गया था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी के बारे में तो आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था, तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल नहीं थे। बाकी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल शामिल थे। कौन शामिल नहीं थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में बताइए आप। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, तो चर्चिल। याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, चर्चिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था, तो इंडियन ओपिनियन। ठीक है, यानी दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। अच्छा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौट कर आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को। याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे महात्मा गांधी, और 9 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है, तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए, तो लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ, तो लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो खाद्य व कृषि। ठीक है, यानी कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो खाद्य व कृषि विभाग था। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि कवि इनकलाब जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है, तो पंजाब से। याद रखिएगा कि कवि इनकलाब जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है, ये भारत के कहाँ से रहने वाले हैं, तो पंजाब के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी, तो 6 थी। याद रखिएगा कि 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो आलेख है बनाया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे, तो 1915 को, यानी कि 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 675 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 675 नंबर सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 अधिवेशन किस शहर में हुआ था, तो हरिपुरा में हुआ था। याद रखिएगा कि 1938 अधिवेशन की जो हुआ था कहाँ हुआ था, हरिपुरा में हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, किनके मरने पर, तो गांधी जी की मृत्यु पर। किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की, तो महात्मा गांधी ने। याद रखिए कि फिनिक्स फार्म की जो स्थापना है ये महात्मा गांधी ने किए थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा गांधी। याद रखिएगा कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है
कि 1923 में चित्तरंजन दास और एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद में। याद रखिएगा दोस्तों कि 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने एवं स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ किया था? इलाहाबाद में किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि कहाँ जून 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर में। ठीक है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो ये नहीं किया था दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई ने भी नहीं किया था। जैसे कि हिंदू महासभा ने भी नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, मतलब तीनों कोई भी किसी ने भी नहीं किया था, यानी इनमें से कोई नहीं किया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। हिंदू सभा महासभा ने नहीं किया था, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी ने नहीं किया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। याद रखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसी कांड के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था, इसके जांच के लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, बंगाल विभाजन इसमें दिया हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? 1905 को हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, याद रखिएगा कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि वह व्यक्ति जिसने अप्रैल को दिल्ली की जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वो थे दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, वह व्यक्ति जिसने अप्रैल को दिल्ली की जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, वे थे स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इस फिर से रिपीटेड सवाल है, तो इनमें से कोई नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है। देखिए, सवाल है दोस्तों कि गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन से पेशे से एक शिक्षक थे? तो जेबी कृपलानी। याद रखिएगा कि गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक थे? तो जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है अगला सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, दिल्ली के किस सुल्तान को? तो मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। नेक्स्ट है अगला सवाल आपके सामने है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। याद रखिएगा कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। ठीक है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। नेक्स्ट है अगला सवाल है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। ठीक है, यानी कि उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला है दोस्तों आपके सामने सवाल 693 नंबर कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, यानी कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी थे, जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है अगला 694 नंबर कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। याद रखिएगा कि इब्न बतूता जो था ये कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारागर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ।
ठीक है। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरलोकागर कारागार बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। कौन था दोस्तों? यानी कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करता था वह था सुमंत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो औरंगजेब ने। ठीक है, यानी कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? औरंगजेब। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो अंग्रेज। ठीक है, यानी कि यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? अंग्रेज। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला आपके सामने क्या है दोस्तों, देखने वाले हैं। सवाल है आपके सामने कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को। याद रखिएगा कि बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। ठीक है, यानी कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो पुरंदर की संधि। याद रखिए कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा? तो पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने। ठीक है, यानी कि शिवाजी को राजा की जो उपाधि है किसने प्रदान की? औरंगजेब ने। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादा भाई कोंडदेव। ठीक है, यानी कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधव राव को। ठीक है, माधव राव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। ठीक है, ताराबाई मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी तो पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज जो है ये दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था? तो 1875 ईस्वी को दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 को राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, अच्छा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था 1867 ईस्वी को। कब किया था दोस्तों? 1867 ईस्वी को प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था। ठीक है, 1828 में ब्राह्मण समाज का, 1875 ईस्वी में आर्य समाज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? तो केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्राह्मण समाज की बागडोर संभाली? तो रामचंद्र विधवा गीस। ठीक है, यानी राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्राह्मण समाज की बागडोर संभाली? तो रामचंद्र विधवा गीस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। 711 नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल है कि सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो वह दोस्तों रैयत बाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, यानी कि सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो रैयत बाड़ी बंदोबस्त। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े थे? तो हिंदू कॉलेज। ठीक है, यानी कि राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि किसके प्रयासों के कारण ब्राह्मण समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई? तो केशव चंद्र सेन। ठीक है, किसके प्रयासों के कारण? तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों के कारण ब्राह्मण समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है, बाकी विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है और सती प्रथा से संबंधित है। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने। याद रखिए कि सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, यानी गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र के किस सुधारक को, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये दोस्तों ये झारखंड के पक्ष में थे, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो झारखंड के। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा कि 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। ठीक है, आज का लास्ट सवाल है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तिनकठिया पद्धति से जुड़ा था। याद रखिएगा कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था दोस्तों? तो तिनकठिया पद्धति से जुड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।